और चलिए अब रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का, जहां उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जहां कैबिनेट बैठक में यूसीसी के ड्राफ्ट पर चर्चा नहीं हुई है, यूसीसी पर कोई विचार नहीं हुआ है। अब 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में यह मामला आएगा। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी का अध्ययन किया जा रहा है। फिल्म नीति में बड़ा फैसला लिया गया। क्षेत्रीय भाषा में फिल्म बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए मिलेंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ओटीटी को भी आर्थिक मदद मिल सकेगी। तो आर्थिक सब्सिडी के तौर पर मदद मिलेगी और फिल्म का 30% की सब्सिडी मिलेगी और बच्चों के लिए फिल्म बनाए तो 10% एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है और उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संशोधन हुआ है। जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाए जाने का निर्णय और नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। इसी के साथ बता दें कि ग्रामीण पेयजल योजना संचालन और रख रखाव नियमावली 2024 को मंजूरी मिली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई और 16 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। इसमें फिल्म नीति और पंचायती राज विभाग सहित कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है और कैबिनेट की इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, गणेश जोशी मौजूद रहे। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बैठक में प्रदेश के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और कैबिनेट ने अपनी संस्तुति दी है। विधानसभा का सत्र आहूत है, छोड़ो आज परंपरा ये रही है कि विधानसभा के सत्र के समय मुख्य सचिव आपको ब्रीफिंग कर, बहुत सारे हमने जो राज्य के जरूरी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इस सत्र में हम यूसीसी लाएंगे। ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है, उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और लीड करने जा रहे हैं और राज्य जो पास करेंगे वो उत्तराखंड का ही नाम लेंगे। तो यूसीसी पास होने जा रही है, इसके लिए पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज चर्चा भी थी, एक कैबिनेट और होगी, उसके बाद ये पास हो जाएगा। धन्यवाद। लीड करने जा रहे हैं और कर दिया। हर नागरिक के लिए एक समान आचार संहिता हो तो ये मैं समझता हूँ न्याय भी है और न्यायोचित भी है। क्या सर अभी लाएंगे इसको सदन में, जैसे मुख्यमंत्री जी ने? निश्चित रूप से विशेष सत्र यूसीसी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को पौड़ी के दौरे पर रहे। सीएम धामी ने पौड़ी जिला मुख्यालय में रोड शो किया और इसके साथ ही सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत देशव्यापी भव्य बिहारी सम्मेलन में शिरकत की है। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है और इस दौरान जनरल विपिन रावत पार्क का लोकार्पण और शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पौड़ी जिला पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया। स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी वर्कर्स और भोजन माताओं ने सीएम धामी का तिरंगे और फूलों से स्वागत किया है। इस दौरान सीएम धामी ने रांची में राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किया और रांची स्टेडियम से कंडोलिया मंदिर तक रोड शो भी किया। उन्होंने सबसे पहले कंडोलिया मंदिर में जाकर भूमियाल देव के दर्शन किए और साथ ही साथ उन्होंने आपको बता दें कि थीम पार्क में स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पौड़ी में 800 करोड़ से अधिक की 353 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें करीब 134 करोड़ की लागत से 196 योजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि करीब 666 करोड़ की लागत से 157 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि ये पहला मौका होगा जबकि किसी जिले में इतनी लागत से बनने वाली योजनाओं का शिलान्यास हुआ। उन्होंने इसे डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि बताया है। जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में
आज 850 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। विकास आगे बढ़ेगा, तेज़ी से यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और दो आज बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा अपने को लगाया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बाबा जसवंत सिंह जी का, उनका भी आज प्रतिमा का अनावरण हुआ और यहीं पर आज जहां इतना बड़ा हमारा यहाँ पर तिरंगा ध्वज आज यहाँ स्थापित हुआ, वहीं जनरल जो पहले हमारे CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी भी प्रतिमा आज अनावरित हुई है। आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत खुशी का दिन है और हमने ये भी संकल्प लिया है जहाँ मातृशक्ति का उत्थान करेंगे वहीं हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हर प्रकार से समृद्धि को प्राप्त होगा। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल होंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा है और कहा कि ओवैसी बीजेपी की भाषा बोलते हैं। बता दें कि UCC को लेकर ओवैसी ने बयान दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद मुस्लिम समुदाय का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। वहीं हरीश रावत ने UCC पर भी सवाल उठाए हैं। हमेशा भाजपा की भाषा बोलते हैं क्योंकि भाजपा भी पोलराइजेशन चाहती है, ध्रुवीकरण चाहती है। वो उस ध्रुवीकरण को हवा देते हैं। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो कॉमन सिविल कोड कहा जा रहा है, इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को कानून बनाना पड़ेगा, राज्य उसमें नहीं कर सकता। हम ये उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड कहलाया जा सकता है क्योंकि इसकी सीमा जो है वो केवल उत्तराखंड राज्य होगा और ये एक प्रकार से केंद्र सरकार ने टोकनिज्म कर रही है। भारतीय जनता पार्टी लालकुआं ने गांव चलो अभियान मंडल कार्य समिति की बैठक गांधी पार्क में आयोजित की, जिसमें आगामी 9 फरवरी से 3 दिवसीय गांव चलो अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो कि 11 फरवरी तक चलेगा, जिसमें गांव-गांव प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को जानकर उनके समाधान का प्रयास करेंगे। निमित्त एक बहुत बड़ा बृहत अभियान भारतीय जनता पार्टी का आया है, जिसके निमित्त गांव चलो अभियान, जो कि हमारे इसकी कार्यशाला प्रदेश स्तर पर हुई और उसके बाद हमारे जिले स्तर पर भी 30 तारीख को कार्यशाला संपन्न हुई और आज प्रत्येक मंडलों की कार्यशाला की जो क्रम चल रहा है, उसी क्रम में आज हम यहाँ लालकुआं मंडल पर इस कार्यशाला में बैठे, जिसमें कि हमारे सभी सम्मानित इस मंडल के पदाधिकारीगण, मंडल पर निवास करने वाले हमारे जो वरिष्ठ जन हैं, इनके साथ हमने बैठ करके एक रचना योजना बनाई है, जिसके निमित्त एक बहुत जो हमारा कार्यक्रम है, प्रत्येक गाँव तक, प्रत्येक बूथ तक पहुँचने का जो कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम आज से शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही साथ 9 से 11 तारीख तक हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर प्रवास करेगा और वहां हर अपने वोटरों के पास पहुंचने का प्रयास करेगा। जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर कार्यकर्ताओं के मध्य में बात जाना, उनके साथ बैठना, उनकी योजनाओं को सुनना, अपनी योजनाओं को बताना, इस तरह के तमाम कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आज इसी कड़ी में गांव चलो अभियान की लालकुआं मंडल की कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय जिलाध्यक्ष जी के द्वारा निर्देशित किया गया, उनको संबोधित किया गया, उनको आवश्यक निर्देश दिए गए और 9, 10, 11 को जो पार्टी का 9, 10, 11 फरवरी को जो पार्टी का गांव चलो अभियान होने वाला है, उसके निमित्त लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद पर बदलाव किया गया है, जो IAS BVRC पुरुषोत्तम बने हैं उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। IAS BVRC पुरुषोत्तम ईमानदार छवि के अफसर है IAS BVRC पुरुषोत्तम। और अब आपको बताते चले कि पुरुषोत्तम केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति के दौरान कई विभागों में सेवाएं दे चुके हैं और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी BVRC पुरुषोत्तम को उत्तराखंड में दी गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों ने बैठक की है और बैठक में आपसी समन्वय और बॉर्डर पर चेकिंग और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की है। इस बैठक में हरिद्वार की सीमा से लगे यूपी के बस्तर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन के तहत आज एक इंटरस्टेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न करने के लिए आपसी सूचनाओं के आदान प्रदान और बॉर्डर पर सघन चेकिंग पॉइंट चिन्हीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। बॉर्डर पर अवैध शराब और अवैध हथियारों की रोकथाम के साथ साथ लाइसेंसी हथियारों के जमा करने और गुंडा एक्ट की कार्रवाई की सूची के आदान प्रदान को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, जिसके अच्छे परिणाम आगामी लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। इनकी एक संयुक्त मीटिंग थी जिसमें आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कार्य हमने किए जाने हैं, खासकर बॉर्डर चेकिंग है उसमें और गुंडा एक्ट की जो कार्रवाइयाँ हैं उसमें जिला बदर की कार्रवाई है, उसकी सूचियों का आदान प्रदान करना और जो खासकर इलीगल वेपन्स की जो तस्करी है या इलिसिट जो वाइन्स हैं, इलिसिट जो शराब है वो यहाँ जो आ रही है अल्कोहल, उसकी रोकथाम के लिए एक संयुक्त कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन भी किया जाएगा। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोगों के द्वारा एक संयुक्त कार्य भी किया जाएगा। देखिए, इसमें हम लोग अलग से गाइडलाइंस तो जारी कर चुके हैं थाना प्रभारी की, उनकी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इसमें फिक्स की है। अगर किसी भी क्षेत्र में ऐसी कोई इलिसिट अल्कोहल बिकता हुआ पाया गया और उसमें अगर कोई सूचना पर भी कार्रवाई नहीं होती तो उसके खिलाफ हम सब कार्रवाई। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य की तबियत खराब होने के बाद उन्हें देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके देहरादून एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल उनकी तबियत ठीक है। ये स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर कल रात को आगरा से यहाँ पर एयरलिफ्ट किए गए। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर है। उनकी छाती में संक्रमण की इन्फेक्शन की समस्या थी और उसकी वजह से उनका सांस फूल रहा था और सीने में दर्द था। अब उनका स्वास्थ्य काफ़ी पहले से बेहतर है, खतरे की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्राम कर रहे हैं और हमारे डॉक्टरों की टीम उन पर उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखे हुए है। कुल मिला के कोई भी चिंता वाली बात। नैनीताल के तल्लीताल क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यह घटना तल्लीताल थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है और पिछले साल मई महीने में यह घटना हुई थी। आज वे घटना फिर देखने को मिली है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले साल हुई घटना को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण इस तरह की वारदात दोबारा हुई है। टेंटेटिव पार्किंग व्यापार तल्लीताल ने अलॉट की है यहाँ के क्षेत्र निवासियों के लिए और व्यापारियों के लिए खासकर। तो ये हुआ तो अच्छा स्टेप था कि सब लोग खड़ी करें प्यार से। तो पूर्व में भी ये गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उस वक्त तो ये मामला उछला इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों ने कहा कि यार किसी अराजक तत्वों ने, लड़कों ने, बच्चों ने तोड़ लिए होंगे, तो ये मामला निपट गया था और ये दोबारा भी हुआ। और आज ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल रात लाइन से सारी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, इंटेंशनली तोड़े गए हैं। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तो प्रशासन की कोई मदद नहीं मिलती है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ आप ये बताइए कि हम लोग अपनी वाहनों को कहाँ खड़े करें और सुरक्षा के क्या साधन है? सर, यहाँ पर मैं तल्लीताल से राजेंद्र प्रसाद, मेरी भी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। मेरी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर। एक मेरी पिकअप बोलेरो खड़ी है, एक मेरी वैगनार खड़ी है। इससे पहले भी मई महीने में यहाँ 8-10 महीने पहले मई के महीने में भी यहाँ गाड़ियाँ तोड़ी गई। उस टाइम पे भी 8 गाड़ियाँ तोड़ी गई बच्चों के द्वारा। हमको तो ये पता चला कि स्कूल के बच्चों ने तोड़ दी, लेकिन उस पर प्रशासन ने देखा। उसके बाद कई टीचरों से पूछा, बच्चों से पूछा, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ियों के शीशे खुद बनवाए अपने पैसा लगा के, उसमें भी हमें कोई सहायता नहीं मिली। आज कल रात 12 बजे बाद यहाँ कोई गाड़ी लगी है, उस समय उसका शीशा नहीं टूटा था। उसके बाद सुबह 6 बजे वो गाड़ी का शीशा भी टूटा था और अन्य 11 गाड़ियों के।
परिवहन विभाग देहरादून और ऋषिकेश में वाहनों की प्रदूषण जांच अब मौके पर ही करेगा। जांच में प्रदूषण फैलाना पाए जाने पर वाहन स्वामियों को गाड़ी के फिटनेस कराने के लिए 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा। तय समय में फिटनेस नहीं कराने पर वाहन स्वामी का चालान किया जाएगा। और देहरादून आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है और इस कार्यक्रम के तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। देहरादून में भी एक गाड़ी है, आप अगर बाहर जाएंगे तो एक गाड़ी हमारे यहाँ है जो पॉल्यूशन जांच वाहन है। इसमें क्या होता है कि हम लोग मौके पे उस गाड़ी में मशीन लगी है पॉल्यूशन की, कंप्यूटर लगे हैं और जो यूपीएस होता है सब कुछ लगा हुआ है। इससे क्या होता है कि मौके पे हम लोग गाड़ी को रोक करके उसमें चेक करते हैं। डीजल और पेट्रोल दोनों की मशीनें लगी हुए हैं। उसमें अगर आपका पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है तो आपको नोटिस दिया जाएगा और एक टाइम फ्रेम में आपको पुनः आपको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना करके दिखाना होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, इसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी सहयोग है। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन विभाग ने शहर और आसपास के इलाकों में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान बगैर हेलमेट के वाहन दौड़ा रही 128 लोगों का चालान किया गया, जबकि 2 वाहनों को विभागीय टीम ने सीज कर दिया। एआरटीओ मोहित कोठारी की अगुवाई में विभागीय प्रवर्तन टीम और बाइक स्क्वाड ने शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर चेकिंग की है। इस दौरान उन्हें 130 लोग बगैर हेलमेट के 2 पहिया दौड़ाते हुए मिले। इस दौरान 128 लोगों का चालान कर 2 वाहनों को सीज कर दिया गया और कार्रवाई में उन्हें यातायात नियम के प्रति जागरूक भी किया गया। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 3 फरवरी देर शाम से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं 2500 मीटर तक और उससे ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी। विक्रम सिंह ने बताया कि 4 फरवरी से प्रदेश में ज्यादातर हिस्सों में मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना और ज्यादा है।